हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, सहसंबंध मतलब कोरिलेशन। तो इस चैप्टर के भी 3 या 4 पार्ट्स होंगे जिसमें ये कंप्लीट हो जाएगा और ये पार्ट नंबर 1 है, पार्ट फर्स्ट। तो इस पार्ट में आज हम सीखेंगे कि दो चरों के बीच संबंध का परीक्षण कैसे करते हैं, सहसंबंधों के कितने प्रकार होते हैं और सहसंबंध को कौन कौन सी विधियों से मापा जाता है और इसकी कितनी विधियां होती हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। इसमें हम सहसंबंध की बात करेंगे पर ऐसे वाले सहसंबंध की नहीं, ठीक है। जैसे ही गर्मी बढ़ने लगती है तो क्या होता है, आइसक्रीम की जो बिक्री होती है उसमें तेज़ी आ जाती है। मतलब गर्मी जितनी ज़्यादा होती है आइसक्रीम उतनी ही ज़्यादा बिकती है। ऐसा नहीं होता ना कि सर्दियों में भी उतनी ही आइसक्रीम बिके जितनी कि गर्मियों में बिकती है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों सीधी रेखा में बढ़ रहे हैं, तो इनके बीच में कुछ तो सहसंबंध है, मतलब कुछ तो है इन दोनों के बीच में कि एक पे असर होता है तो दूसरे पे भी असर होता है। वैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे ही गर्मी बढ़ने लगती है तो पहाड़ी जो इलाके होते हैं जैसे शिमला, कश्मीर वगैरह जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे घूमने वालों की संख्या जो है तेज़ी से बढ़ने लगती है। बहुत सारे लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाने लगते हैं। तो मतलब इन दोनों में भी कुछ तो संबंध है, तो इसको हम सहसंबंध कह सकते हैं। पहले आप सहसंबंध का मीनिंग समझिए कि सहसंबंध कहते किसे हैं। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे कि टमाटर। अगर टमाटर के रेट जो हैं महंगे हो जाते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो ख़रीदार हैं, उसकी जो ख़रीदारी है वो कम हो जाती है। बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं सब्जियों में टमाटर डालना कि महंगे हो गए हैं। अगर टमाटर के रेट गिर जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग भागते हैं टमाटर लेने के लिए कि अब तो टमाटर का केचप भी बनाएंगे और आलू टमाटर भी बनाएंगे और सब्जियों में भी डालेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, टमाटर में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि अगर रेट बढ़ रहे हैं तो ग्राहक घट रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है, अगर गर्मी बढ़ रही है तो आइसक्रीम की बिक्री भी बढ़ रही है। मतलब दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं और टमाटर में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिसमें दोनों चीज़ें एक ही रेखा में चल रही हैं, मतलब गर्मी भी बढ़ रही है और आइसक्रीम की बिक्री भी, तो वो धनात्मक हो गया। अब टमाटर में देखिए कि अगर रेट घट रहे हैं तो बिक्री जो है बढ़ रही है, ठीक है, और रेट बढ़ रहे हैं तो बिक्री घट रही है। मतलब उल्टा रिलेशन हो रहा है दोनों में। तो इनका जो रिलेशन है वो ऋणात्मक टाइप हो गया। तो आपको इसमें समझ में आ गया कि जिसमें दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं या फिर दोनों चीज़ें घट रही हैं, तो इस टाइप के जो रिलेशनशिप होंगे, ठीक है, इस टाइप के जो कोरिलेशन होंगे, सहसंबंध होंगे, वो धनात्मक होंगे। लेकिन जिसमें उल्टा हो रहा है, एक बढ़ रही है तो दूसरा घट रहा है और दूसरा बढ़ रहा है तो पहले वाला घट रहा है, तो उसमें ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सहसंबंधों के प्रकार कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। वैसे तो हम इनके बारे में 12th क्लास में पूरी बुक में यही पढ़ेंगे, मांग और पूर्ति। 12th क्लास में ही पढ़ेंगे हम ये सारा, लेकिन इसमें सिर्फ इस चैप्टर में पढ़ना है। बाकी पूरी 12th में हम मांग पूर्ति, बस इसके बारे में ही हमें पूरा चैप्टर, पूरी बुक जो है इस पे ही दी हुई है, ठीक है। तो डिटेल के साथ तो हम इसमें तभी पढ़ेंगे। वैसे सहसंबंध जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं कि ऋणात्मक और धनात्मक, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ही हमारी जो इनकम है वो बढ़ जाती है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो हमारे जो खर्चे होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। होता है ना, जब ज़्यादा पैसा आता है तो हम कुछ भी, फ्रिज भी ख़रीदना है, टीवी भी ख़रीदना है, बेड भी ख़रीदना है, घर का सामान भी ख़रीदना है, मतलब जो भी हमारा मन करेगा हम ख़रीद लेते हैं। लेकिन जैसे ही खर्चे, इनकम कम हो जाती है, पैसे कम हो जाते हैं, उसी तरीके से हमारे खर्चे भी कम हो जाते हैं। तब हम क्या करते हैं, सिर्फ वही सामान लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, फालतू की चीज़ें नहीं लेते। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं या तो दोनों एक साथ घट रहे हैं। अगर आय बढ़ रही है तो हमारी जो है खर्चे भी बढ़ रहे हैं, अगर आय कम हो रही है तो खर्चे भी कम हो रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, धनात्मक संबंध हो गया, क्योंकि दोनों एक साथ घट रहे हैं और दोनों एक साथ बढ़ भी रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये तो हो गया इनकम का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हमें लेना है जिसमें हमें पता करना है कि ये सहसंबंध है या नहीं। अभी तो हमने सारे एग्जाम्पल देखे थे कि कौन कौन से सहसंबंध हैं, अब हम देखेंगे कौन कौन से सहसंबंध नहीं हैं। मान लीजिए जूता, ठीक है, जैसे कि हमें जूते खरीदने हैं, ठीक है, और हमारे पास पैसे हैं या नहीं। आप ये बताइए कि जूते का नंबर का पैसों से कोई रिलेशन है, कि मतलब आपके पास पैसे कम होंगे तो आपके साइज़ का जूता नहीं मिलेगा, या फिर आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे तो आपके साइज़ का जूता नहीं मिलेगा या मिल जाएगा। तो इस चीज़ का इससे कोई संबंध नहीं है।
तो ये सहसंबंध नहीं है। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए कोई डूब के मर रहा है पानी के अंदर, ठीक है, और उधर आइसक्रीम वाले की आइसक्रीम की बिक्री जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो क्या इन दोनों का कोई संबंध है? इनके डूब के मरने से आइसक्रीम वाले का कोई संबंध है? नहीं है। तो इस तरीके के जो रिलेशन होते हैं, को रिलेशन, वो हम कह नहीं सकते कि ये सहसंबंध नहीं है, क्योंकि एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सहसंबंध कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, किनको हम कहेंगे और किनको हम नहीं कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि सहसंबंध किसका मापन करता है। ठीक है, तो सहसंबंध जो है चरों के बीच संबंधों की गहनता और उसकी दिशा का अध्ययन करता है। ठीक है, जो चर होते हैं उनके बीच की जो गहनता होती है और उनकी दिशा क्या है, कि वो एक ही तरफ से दोनों बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, या उल्टे सीधे बढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, दूसरा बढ़ता है तो पहला घटता है, या दोनों एक साथ बढ़ते हैं, धनात्मक ऋणात्मक। ये सारी चीज़ों का जो मापन है वो सहसंबंध करता है। माना x और y दो चीज़ें हैं, तो दोनों के बीच सहसंबंध जब एक का मान किसी दिशा में बदल जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया उसी तरीके से, तभी हमें पता चलता है कि कोई सहसंबंध धनात्मक है या ऋणात्मक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सहसंबंध किसका मापन करता है। नहीं, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सहसंबंध के प्रकार, कि सहसंबंध कितने प्रकार का होता है। तो वो भी हमने पढ़ लिया है कि वैसे सहसंबंध 2 प्रकार का होता है, लेकिन अब हम इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। कौन कौन सा होता है सहसंबंध? वैसे तो आमतौर पे 2 ही प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। सहसंबंध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है इन दोनों में। जब चरों की गति एक ही दिशा में एक साथ होती है, जैसे कि आइसक्रीम वाले में था, चाहे ऊपर चाहे नीचे की तरफ, ठीक है, लेकिन एक ही दिशा में, तो वो धनात्मक होगा। और जब अलग अलग दिशा में होती है तो ऋणात्मक। अब ये आपको समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया? जब हमारी आय बढ़ती है तो हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं, खर्चों में भी वृद्धि होती है, उपभोग में भी वृद्धि होती है, क्योंकि तब हमें एक्स्ट्रा कपड़े भी चाहिए, मेकअप भी चाहिए और घर का सामान भी। मतलब जिन चीज़ों की, ऐसा होता है कि जिन चीज़ों के बिना हम रह भी सकते हैं वो चीज़ें भी हम खरीद लेते हैं। लेकिन जब हमारी इनकम घटती है तो हम सिर्फ आटा, दाल, चीनी, चावल, वही चीज़ें खरीदते हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते, बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो इसमें जो रिलेशन है वो कैसा होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं और दोनों एक साथ घट रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे कि आप स्टडी पे जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, आपके फेल होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। जितना ज़्यादा टाइम आप अपनी स्टडी को देंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके कम हो जाएंगे फेल होने के। जितना ज़्यादा टाइम उतने ज़्यादा चांस कम। तो ये उल्टा हो रहा है, और जितना कम टाइम उतने ज़्यादा चांस फेल होने के बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही आप पास के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन पास के साथ जो है वो धनात्मक हो जाएगा, जितना ज़्यादा टाइम उतने ज़्यादा पास। ठीक है, तो आपको अब ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब हम देखेंगे सहसंबंध को मापने की प्राविधियाँ। तो इसकी जो हैं 3 विधियाँ हैं, जिसको बहुत ही बड़ी बड़ी विधियाँ हैं ये। एक एक वीडियो में एक एक विधि कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आज हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी विधियाँ हैं। ठीक है, तो जिसमें से हमारी पहली विधि है प्रकीर्ण आरेख विधि। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन आपकी बुक में जो है 3 विधि ही दी गई हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहली है प्रकीर्ण आरेख विधि, दूसरी है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, और तीसरी विधि है स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध। पहले हम फर्स्ट विधि के बारे में जानते हैं, प्रकीर्ण आरेख। ये क्या होता है? ये कोई विशिष्ट संख्यात्मक मान दिए बिना, जैसे कि 1 2 3 1000 या कोई भी परसेंटेज, इस तरीके का कोई मान दिए बिना ही, ठीक है, दृश्य रूप से प्रस्तुत करता है। ये मतलब दृश्य रूप से दिखाता है कि x का क्या चर है, y का क्या चर है। इस विधि में कोई संख्यात्मक मान नहीं होता। ये 1 2 3 4 5 6 टाइप का कुछ नहीं होता, इसमें कोई भी संख्या नहीं होती। ठीक है, इसमें एक ग्राफ पे जो है ये दिखाया जाता है, एक तरफ x एक तरफ y, बीच में 0, और इस तरीके ग्राफ आपके बनेंगे कि कभी लाइन नीचे से ऊपर जाएगी, कभी ऊपर से नीचे आएगी। ठीक है, तो हमेशा x y चर जो है इसमें घूमते रहेंगे। और इसमें सेकंड विधि आती है। सेकंड विधि में क्या है? इसमें संबंधों का संख्यात्मक मापन
होता है, ठीक है। इस तरीके के जो संख्यात्मक मान हैं आपको मिलेंगे, ये 1 2 3 या 1000 2000 कुछ भी, मतलब संख्या में आपको जो मापन है वो संख्या में मिलेगा कि कौन सा चर कितना घट रहा है और कौन सा चर कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब इसे एक सीधी रेखा में प्रस्तुत किया जाता है उस हिसाब से ये जो है पता चलता है। और थर्ड विधि जो है ये स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक, इसमें क्या होता है, व्यष्टिगत मदों के बीच उनके गुणों के आधार पर, व्यष्टिगत मदें होती हैं मतलब एक एक आदमी के आधार पर, जैसे समष्टि में पूरी सब कुछ आते हैं, बहुत सारे आंकड़े आते हैं, व्यष्टिगत में एक आता है, उसके आधार पर जो है निर्धारित कोटियों के द्वारा रेखीय सहसंबंध को मापा जाता है, ठीक है। और गुण वह चर हैं जिनका संख्यात्मक मापन संभव नहीं होता, जैसे कि लोगों का बौद्धिक स्तर, कि किसी का दिमाग कितना है, क्या हम माप सकते हैं कि किसी का दिमाग कितना है? ऐसे बोल सकते हैं इसके अंदर तो 400 दिमाग है, या फिर इसके अंदर 500 दिमाग है, इसके अंदर 1000 दिमाग है, ऐसे तो नहीं कह सकते ना। या फिर गोरा काला होना, ये हम माप नहीं सकते। या फिर ईमानदार होना, ऐसे तो नहीं कह सकते ये 420 ईमानदार है, उल्टा हो जाएगा। मतलब इन चीज़ों को जो है हम नंबर से नहीं माप सकते, जिन चीज़ों को नंबर से नहीं माप सकते उन चीज़ों उस तरीके से जो है स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक जो है उसमें दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के आंकड़े इसमें आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि प्रकीर्ण आरेख, स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक और कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, ये तीनों विधियाँ अलग अलग वीडियो में। तो सेकंड वीडियो में सिर्फ प्रकीर्ण आरेख के बारे में हम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।